राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होते। काही वेळापूर्वीच राज्यपाल रमेश बैस यांचं विधिमंडळ परिसरात आगमन झालंय आणि त्यांना सभागृहाबाहेर मानवंदना दिली गेली। राज्यपालांचं महाराष्ट्रातलं हे पहिलंच अधिवेशन आहे आणि आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणानं करण्यात येईल। काल विरोधकांनी चहापानावरती टाकलेल्या बहिष्कारानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये टीकेचे जोरदार वाग्बाण सुरू झालेत। त्यामुळे आजपासून सुरू होत असलेल्या अधिवेशनात सभागृहात गदारोळ आणि बहिष्काराचं चित्र पाहायला मिळणार की खरोखरच जनतेच्या प्रश्नांवरती खल होऊन ठोस पावलं उचलली जातील हे पाहावं लागेल। राज्यपाल पोहोचलेले आहेत सभागृहामध्ये। राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात केली जाईल। राज्याचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजून झालेला नाहीये, त्यामुळे अनेक मंत्र्यांवरती अतिरिक्त खात्यांचा भार सुद्धा आहे। त्यामुळे हे मंत्री सर्व विभागांना योग्य न्याय देऊ शकतील का, हाही प्रश्न विरोधक उपस्थित करतात। शेतमालाचे गडगडलेले दर, पीक विमा, वीज बिल, पत्रकार शशिकांत वारिसे यांचं मृत्यू प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवरनं विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील। त्यामुळे आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जोरदार गोंधळाची सुद्धा शक्यता आहे। 9 मार्चला राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत। हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा असेल, कारण नव्या सरकारकडून सादर होणारा हा अर्थसंकल्प आहे आणि 2024च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वीचा हा अर्थसंकल्प। राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काही क्षणात सुरू होईल। राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर रमेश बैस राज्याचे नवे राज्यपाल आहेत। त्यांचं हे पहिलंच अधिवेशन। या अभिभाषणामध्ये ते कोणकोणते मुद्दे प्रामुख्याने नमूद करतात याकडे अर्थातच लक्ष लागून आहे। विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे हे दोघेही जण राज्यपालांच्या बाजूला बसलेले आहेत, अर्थात त्यांचा तो मान असतो। सम्मानीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यगण, वर्ष 2023 में राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मेरी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति साहू जी, भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर जैसे और अन्य महान स्वप्न दृष्टा एवं समाज सुधारकों द्वारा अधिकाधिक किए गए उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। मेरी सरकार ने जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गान के रूप में 19 फरवरी 2023 से स्वीकार किया है, जिससे राज्य गान की हमारी अपेक्षा पूरी हो गई है। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से संबंधित उच्चतम न्यायालय में दाखिल मूल वाद में महाराष्ट्र का वाद प्रतिवेदन मजबूती से प्रस्तुत किया है और उसे हम निरंतर चलाते रहेंगे। मेरी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषिक लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है और उसका कार्यान्वयन भी शुरू किया है। कार्यभार संभालने के पश्चात मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता यह रही है कि राज्य में कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमने पहले चरण के रूप में 75,000 सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की है। कार्यभार संभालने के पश्चात सरकार ने न्यायालय के न्याय निर्णय से जो मराठा उम्मीदवार प्रभावित हुए थे, उनके लिए 1553 अधिसंख्य पद सृजित करने के लिए एक विशेष विधि की अधिनियमित द्वारा मराठा आरक्षण के अधीन नियुक्तियों को संरक्षण देने के अपने वादे को पूरा किया है। मेरी सरकार ने जनवरी 2023 में दावोस वैश्विक
निवेशन सम्मेलन में 1,37,000 करोड़ रुपए के निवेशन के लिए 19 कंपनियों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन 4,85,434 युवाओं तथा 2,81,541 कृषकों के प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। मेरी सरकार ने युवाओं को कुशल बनाने तथा रोजगार सृजित करने के लिए गोंदिया और गढ़चिरौली जिले में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू किए हैं। 1,000 से अधिक ITI अध्यापकों का प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिक संकाय विकास कार्यक्रम शुरू किया है। मेरी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पति पत्नी की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना इतनी दोगुनी कर दी है। इससे राज्य के 5,406 स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ मिलेगा। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के शहीदों के विधिक वारिसों की पेंशन भी 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति महीना दुगना कर दी है। मेरी सरकार ने आपातकाल अवधि के दौरान जो लड़े थे उन व्यक्तियों के सम्मान की योजना को पुनः प्रारंभ किया है। इस योजना में कुल 4,448 लाभार्थी को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र देश का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 14.2% का योगदान देता है और भारत की कुल निर्यात के 17.3% की निर्यात के साथ निर्यात में भी अग्रणी रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी सरकार वर्ष 2026-27 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सम्मानित प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए राज्य की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। मेरी सरकार ने 13 से 16 दिसंबर 2022 के दौरान मुंबई में G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक का और पुणे में 16 और 17 जनवरी 2023 के दौरान G20 शिखर सम्मेलन के मूलभूत सुविधा कार्यदल की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इसमें सहभागी प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन की बहुत सराहना की है। मेरी सरकार ने उद्योगों के लिए कारोबार में सुकरता लाने के लिए मैत्री नामक एक एकल खिड़की पोर्टल के जरिए उद्योगों के लिए आवश्यक 129 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध की है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरी सरकार नई कपास प्रक्रिया इकाइयों की स्थापना करने और वस्त्र उद्योग में सौर ऊर्जा के उपयोग के साथ रेशम कृषकों को मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करने के लिए एकीकृत और स्थायी वस्त्र उद्योग नीति 2023-28 तक बना रही है, जिसमें राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मेरी सरकार ने वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक मुंबई मेट्रो लाइन 11 परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है, जिसकी लंबाई 13 किलोमीटर है, जिसमें 2 उन्नत और 8 भूमिगत स्थानकों का समावेश है। गति शक्ति पर जोर देते हुए मेरी सरकार ने 3 शहरों में मुंबई में 30 किलोमीटर, नागपुर में 40 किलोमीटर तथा पूना में 32 किलोमीटर लंबाई के मेट्रो मार्ग शुरू किए हैं। मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की तर्ज पर स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन शहरी 2.0 शुरू किया है। मेरी सरकार ने मुंबई में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना के अधीन 72 अस्पताल शुरू किए गए हैं और मार्च 2023 तक मुंबई में 18 नए बहुचिकित्सालय और नैदानिक केंद्र तथा
123 आपदा दवाखाना शुरू करना प्रस्तावित किया है। मेरी सरकार ने निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों के जरिए राज्य के शीघ्र तथा व्यापक विकास को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान मित्र की स्थापना की है। मित्र राज्य के विकास के लिए नीतिगत, तकनीकी साथ ही साथ कार्यात्मक दिशा प्रदान करने वाला प्रबुद्ध मंडल होगा। मेरी सरकार ने आर्थिक और अन्य अनुषांगिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की भी स्थापना की है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से शिरडी के बीच का 521 किलोमीटर का मुंबई नागपुर हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि द्रुत गति महामार्ग का उद्घाटन किया है। उसके उद्घाटन के 31 जनवरी 2023 तक इस महामार्ग पर कुल 7,84,739 वाहनों ने यात्रा की है। मेरी सरकार वर्सोवा बांद्रा सीलिंग परियोजना शीघ्रता से पूरी करने के लिए वचनबद्ध है। केंद्र सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना एशियाई विकास बैंक से उपलब्ध हुआ ऋण और हाइब्रिड एन्युटी योजना के जरिए राज्य में सड़क निर्माण कार्यक्रम शीघ्रता से शुरू है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन अब तक 26,731 किलोमीटर लंबाई का सड़क सन्निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के जरिए लगभग 5,000 गांव में जल युक्त शिवार अभियान 2.0 कार्यान्वित करने का निश्चय किया है। जल भंडार क्षमता में वृद्धि करने के साथ ही साथ कृषि भूमि की मृदा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गालमुख धारण आणि गाल युक्त शिवार की योजना निरंतर जारी रखी जाएगी। मेरी सरकार ने केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 27 परियोजनाओं तथा बलिराजा जल संजीवनी योजना के अधीन 91 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पूरी की गई परियोजनाओं से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन 3,27,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है तथा बलिराजा जल संजीवनी योजना के अधीन 1,73,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का क्षेत्र सृजित किया गया है। अब तक 2,95,127 हेक्टेयर के कमान क्षेत्र पर पाइप वितरण नेटवर्क पूरा किया गया है। मेरी सरकार ने 37,400 करोड़ रुपयों की प्राकलित लागत होने वाली 29 सिंचाई परियोजनाओं को पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन दिया है। यह 29 परियोजनाएं पूरी होने के पश्चात 5,86,439 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। किसानों को दिन के समय में बिजली प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने मिशन 2025 कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके द्वारा 30% कृषि फीडरों को अगले 3 साल में सौर ऊर्जित किया जाएगा। 5 लाख से अधिक आवासों के सन्निर्माण को पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य प्रायोजित ग्रामीण गृह निर्माण योजना के कार्यान्वयन के लिए अमृत महा आवास अभियान शुरू किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के हर एक के सिर पर छत पे सपना को पूरा करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन को गति देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। मेरी सरकार पुलिस कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने के लिए दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि और तत्काल उपाय कर रही है और माडा की मदद से मुंबई में पुलिस आवासों का पुनर्विकास करने का निश्चय किया गया है। मेरी सरकार ने पुलिस कर्मचारी और उनके वारिसों को जो दिनांक 1 जनवरी 2011 तक बीडीडी चाल में रह चुके हैं, उन्हें 15 लाख रुपयों का सन्निर्माण लागत पर स्वामित्व आधार पर 500 स्क्वायर फीट की पुनर्विकसित निवास स्थान का आवंटन करने का निर्णय लिया है।
मेरी सरकार ने राज्य में जल जीवन मिशन के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में 1,05,73,000 घरेलू कनेक्शन प्रदान किए हैं। स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए 1,442 गांव में अटल भूजल योजना कार्यान्वित की जा रही है। मेरी सरकार ने वन विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को वन या वन्य जीवन की सुरक्षा करते समय जंगली जानवरों के हमले में उनके मृत्यु होने के मामले में उनके वारिसों को 25 लाख रुपए तथा स्थायी विकलांगता के मामले में 3 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया है। जंगली जानवरों के हमले में मानव हानि होने के कारण अदा की जाने वाली वित्तीय सहायता की रकम 15 लाख रुपयों से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। रामसर कन्वेंशन ने उक्त क्षेत्र में आर्द्र भूमि और वन्य जीवों का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ठाणे खाड़ी फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है। मेरी सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रों में जंगली जानवरों और पौधों तथा वहां के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए राज्य में 11 नए संरक्षण आरक्षित क्षेत्र अधिसूचित किए हैं। मेरी सरकार ने राज्य में हल्दी की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए हिंगोली जिले में बाला साहब ठाकरे हरिद्रा हल्दी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र के लिए 100 करोड़ रुपयों का निधि उपलब्ध किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट अनाज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। मेरी सरकार ने किसानों के बीच में मिलेट को लोकप्रिय बनाने और मिलेट का क्षेत्र तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपयों के प्रावधान के साथ महाराष्ट्र मिलेट मिशन शुरू किया है। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से सोलापुर में मिलेट उत्कर्षता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मेरी सरकार ने संपूर्ण कोंकण विभाग में साथ ही साथ कोल्हापुर जिले के चंदगढ़ और आजरा तहसील में काजू फल फसल विकास योजना को मंजूरी दी है और उसी प्रयोजन के लिए 5 वर्ष के लिए 1,325 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है। मेरी सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना के अधीन अल्पकालीन फसल ऋण की नियमित रूप से पुनर्अदायगी करने वाले किसानों को 50,000 रुपयों का प्रोत्साहन लाभ दिया है। इस योजना के अधीन 12,84,000 लाभधारियों के खाते में 4,683 करोड़ रुपए की रकम सीधे ऑनलाइन जमा की गई है। मेरी सरकार ने 34,788 किसानों ने भूमि विकास बैंक की ओर से लिए गए 964 करोड़ रुपयों के बकाया ऋण को माफ करने का भी निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने किसानों के घर द्वार पर जाकर पशुओं का 100% निःशुल्क निवारक टीकाकरण किया है। जिन्होंने लंपी त्वचा रोग के कारण उनके पशुओं को खो दिया है, ऐसे किसानों और पशुधन स्वामियों की सहायता की है। इस महामारी से लड़ने के लिए औषधि, टीका और उपकरणों के लिए प्रति जिले को 3 करोड़ रुपयों का निधि दिया गया है। मेरी सरकार ने पशुपालन विभाग की पशु चिकित्सा जैविक उत्पादन संस्थान पुणे में लंपी त्वचा रोग निवारण टीका का उत्पादन शुरू करने का निश्चय किया गया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन 9 मछली लैंडिंग केंद्रों को प्रशासकीय अनुमोदन दिया है और मत्स्य उद्योग और जलीय कृषि आधारभूत संरचना विकास निधि के अधीन समुद्री अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 मछुआही बंदरगाह को भी मंजूरी दी है। मेरी सरकार लोगों की सुविधा के लिए सर्वेक्षण और शहर सर्वेक्षण नक्शा इस अधिकारों के अभिलेखों अर्थात ग्राम प्रपत्र क्रमांक 712 उद्धरण और संपत्ति कार्ड से जुड़ने वाले
जुड़ने वाली GIS आधारित पोर्टल शुरू करेगी। किसानों के बीच कृषि भूमि के कब्जे और हक से संबंधित विवादों का निपटान करने और समाज में सौहार्द निर्माण करने के लिए मेरी सरकार ने भूमि दस्तावेज के विनियम विलेख घटाकर नामपत्र स्टाम्प शुल्क 1000 रुपये और रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये करने के लिए सलोखा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने सामान्य नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य भाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में केंद्र सरकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कार्यान्वित किया है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अधीन 18,976 स्वास्थ्य विशेषज्ञों और 13,473 स्वास्थ्य सुविधाओं को राष्ट्रीयकृत किया गया है तथा राज्य में 19,48,517 नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड खाता कार्ड जारी किया है। मेरी सरकार ने 26 सितंबर 2022 से 18 वर्षों से अधिक आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाओं और माताओं की व्यापक स्वास्थ्य जांच के लिए विशेष अभियान माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित को प्रारंभ किया है। इस अभियान के अधीन महिलाओं के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने उस्मानाबाद में एक संलग्न अस्पताल के साथ 100 छात्रों की क्षमता वाला एक नया सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के 7वें चरण को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इस योजना के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति महीना प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं और चावल दिए गए हैं। तृतीय पंथी व्यक्तियों को अन्न सुरक्षा का लाभ देने के लिए राशन कार्ड दिए जाएंगे। बाल संगोपन योजना के अधीन मेरी सरकार ने अभिभावकों को प्रति बच्चे प्रति महीना प्रोत्साहन भत्ता 1,100 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये किया है तथा बच्चों के पालन पोषण के लिए NGO को 125 रुपयों से बढ़ाकर 250 रुपये किया है। राज्य में संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल जानकारी और सहायता देने के लिए मेरी सरकार ने अलग से टोल फ्री नंबर 181 महिला हेल्पलाइन को शुरू करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने 36 जिलों में किराए के आधार पर 72 सरकारी छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। अन्य पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, खानाबदोश जाति और विशेष पिछड़े वर्ग के प्रवर्गों से संबंधित मैट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षा पाने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक छात्रावास में 100 छात्रों की क्षमता के साथ प्रति जिलों में एक छात्रावास लड़कों के लिए और एक छात्रावास लड़कियों के लिए होगा। मेरी सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान मराठा समुदाय के 500 छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए छत्रपति साहू महाराज अनुसंधान प्रशिक्षण और मानव विकास संस्था सारथी द्वारा निधि का वितरण किया है और छत्रपति राजाराम महाराज छात्रवृत्ति के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में 25,000 छात्रों का चयन किया है। मेरी सरकार ने अन्ना साहब पाटिल आर्थिक मागास विकास निगम द्वारा मराठा समुदाय के 13,689 लाभकारियों को 153 करोड़ रुपये ब्याज प्रतिपूर्ति के रूप में वितरित किए हैं। मेरी सरकार ने मराठा समुदाय के छात्रों के लिए विभिन्न योजनाएं मंजूर की है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना के अधीन 1,74,085 छात्र लाभान्वित हुए हैं। राजर्षि छत्रपति साहू महाराज शिक्षा शुल्क भत्ता योजना के अधीन 12,54,145 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
डॉक्टर पंजाब राव देशमुख छात्रावास योजना के अधीन 10 जिलों में छात्रावास शुरू करने का प्रस्तावित किया है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के सभी प्रयास करके मराठा आरक्षण पुनः प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। मेरी सरकार ने VJNT प्रवर्ग के आश्रम महाविद्यालयों के छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से और अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और छात्रावास अधीक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में निपुण भारत योजना शुरू की है। दिव्यांगों के विशेष जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से स्वतंत्र दिव्यांग विभाग का निर्माण किया गया है। राज्य में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण जनजीवन, मवेशियों, कृषि फसलों, घरों और सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए मेरी सरकार ने उन व्यक्तियों को राज्य आपदा उत्तरकारी निधि के मापदंडों को दुगनी दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को 7,312 करोड़ रुपयों का निधि दिया है। मेरी सरकार ने अनुसूचित जनजाति को आवास प्रदान करने के लिए राज्य में सबरी आदिवासी घर कुल योजना का कार्यान्वयन किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए योजना के अधीन 24,075 आवासों का निर्माण किया जाएगा तथा उनके लिए आवश्यक संपूर्ण निधि दिया जाएगा। मेरी सरकार ने 121 आश्रम विद्यालयों को आदर्श आश्रम विद्यालयों के रूप में घोषित किया है और इन विद्यालयों में डिजिटल कक्षाएं, आभासी कक्षाएं, टब लब, कंप्यूटर लब शुरू किए जाएंगे। मेरी सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित न्यायपालिका के लिए संरचना सुविधाओं का विकास योजना के अधीन वर्ष 2022-23 में 18 न्यायालय भवनों का संनिर्माण कार्य के लिए लगभग 772 करोड़ रुपए तथा न्यायाधीशों के लिए 23 आवासीय क्वार्टरों के लिए लगभग 110 करोड़ रुपयों तक का प्रशासकीय अनुमोदन मंजूर किया है। मेरी सरकार ने ठाणे जिले में बेलापुर, नवी मुंबई में एक नए परिवार न्यायालय को स्थापित करने के लिए प्रशासकीय अनुमोदन को मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरक जीवन से नई पीढ़ी को परिचित करने के लिए विरासती किलों के संवर्धन और संरक्षण को प्राथमिकता दी है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर मेरी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अधीन 15 अगस्त 2023 तक कई विशेष घटनाओं, गतिविधियों, योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उक्त प्रायोजन के लिए तैयार की गई वेबसाइट पर 1,75,000 से अधिक कार्यक्रम और गतिविधियों का रजिस्ट्रीकरण किया गया है। मेरी सरकार मराठवाड़ा मुक्ति दिन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 दिसंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक मराठवाड़ा मुक्ति दिन अमृत महोत्सवी वर्ष के रूप में मना रही है। मेरी सरकार मराठवाड़ा विभाग के 8 जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मेरी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं का अभिसरण के जरिए सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन और सर्वांगीण ग्राम समृद्धि योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। मेरी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन सिंचाई कुओं के लिए लागत सीमा को 3 लाख रुपयों से बढ़ाकर 4 लाख रुपये तक कर दी गई है। सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन अमृत महोत्सवी फल वृक्ष, वृक्षारोपण और पुष्प वृक्षारोपण कार्यक्रम के पुनर्गठन में छोटे किसानों को सम्मिलित किया है। इस कार्यक्रम के अधीन केले, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, अंगूर, सोनचापा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च
और जायफल जैसी अतिरिक्त फसलों को नए सिरे से शामिल किया गया है। मेरी सरकार ने सरकारी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालयों को ग्राह्य आर्थिक सहायता में वर्ष 2022-23 से 60% तक वृद्धि की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इंजीनियरिंग उपाधि और डिप्लोमा के छात्रों को मराठी और अंग्रेजी इन दोनों माध्यम से अभ्यासक्रम की पढ़ाई करने का विकल्प दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए शिक्षा सामग्री मराठी में उपलब्ध की गई है। भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर अंतर्राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय की ओर से विभिन्न संगीत पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र उच्चतर शिक्षा अटलास वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की जानकारी जल्द ही एक क्लिक पर उपलब्ध की जाएगी। मेरी सरकार केंद्र प्रायोजित पीएम श्री विद्यालय योजना का 846 विद्यालयों में कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अधीन 5 वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक विद्यालय को 1 करोड़ 88 लाख रुपए दिए जाएंगे। मेरी सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पात्रता मापदंड के अनुसार सहायता अनुदान देगी। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए 1160 करोड़ रुपयों का निधि मंजूर किया गया है। इस निर्णय का लाभ 60,000 से अधिक अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारी वृंद को मिलेगा। मेरी सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण सेवकों का मानदेय 2 गुना से अधिक करने का निर्णय लिया है। मैं मध्य प्रदेश में 5वीं खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार का वाई जिला सतारा में महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मित मंडल के लिए एक नया कार्यालय बनाने और इस संस्थान पर तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी का स्मारक स्थापित करने का इरादा है। मेरी सरकार ने मराठी भाषा भवन, चरनी रोड, मुंबई में मराठी भाषा विभाग के अधीन आने वाली 4 क्षेत्रीय कार्यालयों को एक छत के नीचे लाने का निर्णय लिया है। वैश्विक स्तर पर मराठी भाषा का प्रचार प्रसार करने और उसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने मुंबई में पहली बार 4 जनवरी से 6 जनवरी 2023 तक मराठी तितुका मेलवावा विश्व मराठी सम्मेलन का आयोजन किया था। प्रत्येक वर्ष ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने का मेरी सरकार का इरादा है। सम्मानित सदस्यों, इस सत्र में नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों, विनियोग विधायकों और अन्य विधि विधान आपके विचारार्थ रखे जाएंगे। मुझे यह विश्वास है कि सम्मानित सदस्य सम्मिलित होंगे और महाराष्ट्र को अधिक समृद्धि की ओर ले जाने वाले इन प्रस्तावों पर अपने उचित विचार विमर्शों को प्रदर्शित करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।